तो चरक चिकित्सा 3, ज्वर चिकित्सा अध्याय। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि ज्वर व्यक्ति के जन्म और मृत्यु दोनों, मतलब दोनों समय आता है ऐसा नहीं, ऐसा है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक बना रहता है। ऐसे याद करो कि व्यक्ति का जन्म जो होता है वो ज्वर के साथ होता है, और इसी के साथ व्यक्ति चला जाता है, ऐसी बात है। और एक दूसरा पॉइंट होता है, वो ये होता है कि मृत्यु के समय हिक्का और श्वास, ये दो रोग अवश्य रूप से आते हैं। है ना, जब डेथ होती है किसी की, तो एक लंबा सांस आना, है ना, कई बार तो वो कस्मोल ब्रीदिंग, उस तरह की चीजें पहले हो रही हैं, फिर एक लंबा सांस आता है, व्यक्ति सांस छोड़ देता है मतलब, या फिर ऐसे हिचकी आती है लास्ट में मृत्यु के समय। तो याद रखोगे। ये जो पहला पॉइंट देख पा रहे हो ना, इस तरह है, जन्म आदो निधने चा महत्तमा, ऐसा करके शब्द है, शायद ध्यान आ रहा होगा आप लोगों को, निदान स्थान में आपको पढ़ाया होगा। ठीक है, यहाँ तो नहीं है, ये वहीं का लिखा हुआ है। आगे देखिए, चरक ने दोष के काल, अच्छा दोष और काल के बल अबल भेद से विषम ज्वर 5 प्रकार के बताए हैं। कि विषम ज्वर 5 प्रकार के होते हैं, दोष के काल, हम्म, दोष और काल के बल अबल भेद से, यानी दोष कब बलवान है, कब कम बलवान है, काल कब बलवान है, कब कम बलवान है, उस तरह से 5 प्रकार के विषम ज्वर। तो सवाल क्या पूछता है, पूछता है कि विषम ज्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार के। कौन से 5 प्रकार हैं, नाम लिखे हुए हैं, संतत, सतत, अन्यधुष्क, तृतीयक और चतुर्थक। संतत, सतत, अन्यधुष्क, तृतीयक और चतुर्थक। सामने लिखा हुआ है किस धातु तक दोष हमारे हैं जब ये ज्वर हुआ, या कहाँ है दोषों का स्थान। तो चरक की अगर बात करें तो रस वह स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट होता है संतत ज्वर के अंदर। फिर आगे जैसे बढ़ते जाएंगे, तो रस वह रक्त धातु, फिर मेद वह सिरा, अस्थि मज्जा और अस्थि मज्जा। सुश्रुत रस रक्त मांस मेद, फिर लास्ट में अस्थि मज्जा। वाग्भट रस रक्त मांस मेद, और लास्ट में मेद अस्थि मज्जा। ठीक है, तो याद कैसे रखना है, चरक वाले आप देखोगे, पहले तो पांचों ज्वर के नाम क्रमशः याद करना, संतत, सतत, अन्यदोष, तृतीयक, चतुर्थक। उसके बाद रस रक्त धातुओं में देखोगे तो मांस नहीं है बीच में, रस है, रक्त है, और यहाँ मांस नहीं है, मेद है सीधा। ठीक है, मेद वहां सिरा। उसके बाद अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा लास्ट के दोनों में है, तृतीयक में भी चतुर्थक में भी कॉमन है। सुश्रुत की बात करें तो सारी धातुएं हैं, रस रक्त मांस मेद, और लास्ट में चतुर्थक ज्वर, उसमें लिखा है अस्थि मज्जा। चतुर्थक ज्वर, अस्थि और मज्जा। वाग्भट की बात करें तो रस रक्त मांस मेद, यहां तक सेम लाइक सुश्रुत, और लास्ट में देख रहे हो चतुर्थक ज्वर, तो मेद अस्थि और मज्जा, तीनों धातुओं का इन्वॉल्वमेंट है, मेद अस्थि मज्जा एक साथ ही लिख दिया। क्लियर। फिर मॉडर्न कोरिलेशन दिया हुआ है, किसके साथ रिलेट करोगे, तो संतत ज्वर को कॉन्टिन्यूस ज्वर के साथ हम लोग रिलेट करते हैं। ठीक है, जो फीवर लगातार बना रहता है, 1 डिग्री से कम फ्लक्चुएशन होता है हायर लोअर टेम्परेचर में। तो इनको भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, मॉडर्न वाला पार्ट हल्का सा डिस्कस करेंगे इसमें जो भी है। फिलहाल तो जैसा लिखा है वैसे याद करना है। तो संतत कॉन्टिन्यूस फीवर, सतत तो कह रहे हैं अहोरात्र में 2 बार आता है, दिन रात में 2 बार। अन्य दुष्क अहोरात्र में 1 बार आता है, अहोरात्र यानी आह कहते हैं दिन को, रात्र कहते हैं रात्रि के लिए। तो दिन रात में 2 बार, दिन रात में 1 बार, ऐसा। तृतीयक ज्वर तो कह रहे हैं तीसरे दिन आने वाला, यानी एक दिन का गैप होगा बीच में, आज आया कल नहीं आया परसों आया, इस तरह वाला। तो वो तृतीयक ज्वर है। और चतुर्थक ज्वर जो फोर्थ डे आता है, बीच में 2 दिन का गैप होता है इसमें, कि आज एक दिन फीवर था मान लो, 2 दिन नहीं आया, फिर आया उसके बाद। ठीक है, तो डिस्कस मैं आगे कराऊंगा, फिलहाल तो इतना समझ लोगे। कॉन्टिन्यूअस अहोरात्र में 2 बार, अहोरात्र में 1 बार, तीसरे दिन और चौथे दिन। नेक्स्ट देखिए, चरक सुश्रुत चाहे वाग्भट, तीनों ने ही 5 प्रकार का विषम ज्वर बताया है, लेकिन आचार्य काश्यप ने विषम ज्वर 4 प्रकार का माना है। अगेन आपकी बुक्स में गलत लिखा हुआ है, जो मैंने लिखा है वो सही है, यही याद करना है। तो काश्यप 4 प्रकार का विषम ज्वर कौन सा नहीं मानते, संतत नहीं मानते, पहले वाला संतत ये। ठीक है, आपकी बुक्स में लिखा है शायद कि सतत नहीं मानते, ऐसा करके गलत लिख दिया वहां। तो संतत नहीं मानते, जो फर्स्ट वाला है। इसके अतिरिक्त दोष के अनुसार 7 प्रकार का विषम ज्वर भी बताया, दोषों के अनुसार। वो कैसे होता है, एक दोष की वजह से 3, वात पित्त और कफ। फिर दुई दोषों की वजह से 3, वात पित्त वात कफ पित्त कफ। और एक होता है सन्निपातज। ठीक है बेटा, 1 मिनट बंद रहोगे, देखोगे आगे।
तो हम बात कर रहे थे चरक सुश्रुत वाग्भट सभी के 5 भेद हैं, लेकिन काश्यप के 4 भेद हैं। संतत ज्वर नहीं माना। इसके अलावा दोष के अनुसार 7 प्रकार के ज्वर भी बताए। तो एक एक दोष वाले 3 हो गए, 2 दोष वाले 3 हो गए और एक हो गया सन्निपातक। ठीक है। चरक सुश्रुत वाग्भट ये कहते हैं कि विषम ज्वर में प्रायः आगंतुक अनुबंध होता है। मतलब ये है कि विषम ज्वर किसी को हुआ तो उसमें क्या होगा, आगंतुक अनुबंध होगा, यानी बाहर से जरूर कोई ना कोई फैक्टर आया होगा। इसको अगर मॉडर्न में समझना चाहो तो मतलब कोई इन्फेक्शन हुआ होगा, कोई वायरल हो सकता है ना, तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो मतलब यही है कि आगंतुक मतलब बाहर से कोई चीज आई। ऐसा नहीं कि शरीर के दोषों की वजह से खाली हो जाएगा वो। चरक सभी विषम ज्वर प्रायः सन्निपात से होते हैं। मतलब यह है कि तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट होता है। जितने विषम ज्वर हैं उनमें तीनों दोष होते हैं। और ऐसा सिर्फ यही नहीं है, यहाँ तो स्टेटमेंट दे दिया। हम जनरली भी जो कंडीशन पढ़ते हैं ना, ज्यादातर ऐसा नहीं होता कि एक ही दोष की वजह से कोई चीज होती है। जनरली सभी जगह तीनों दोष लगे ही होते हैं, लेकिन कोई एक दोष प्रधान होगा तो उसी के नाम पे हम डिजीज का नाम कर देते हैं ना, कि भाई ये वातिक कंडीशन है या पैथिक है। ठीक है। आगे देखिए। सुश्रुत प्रारंभ से ही अल्प दोष होते हैं या ज्वर मुक्त होने पर अवशिष्ट दोष मिथ्या आहार विहार से विषम ज्वर उत्पन्न करते हैं। अब ये क्या बात है, जो ऊपर स्टेटमेंट पढ़ा आपने, आगंतुक अनुबंध होता है विषम ज्वर में, उसी के साथ रख के समझो इसको कि है क्या, कि मान लो कोई रोग हुआ था, जैसे टाइफाइड की हम लोग बात करते हैं जनरली, कि किसी को मान लो टाइफाइड हुआ या हर्पीस का इन्फेक्शन हो जाता है। तो होता क्या है कि वो डोरमेंट स्टेज के अंदर बॉडी में पड़ी हुई है चीज। ठीक है। और जब भी समय आता है तो फिर वो दोबारा से अपने लक्षण दिखाने लगती है। जैसे हम लोग टाइफाइड की बात करते हैं कि टाइफाइड में क्या होता है, लोग जनरली 3 से 5 दिन दवा खाएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, फीवर उतर जाएगा, पीसीएम लेते रहेंगे, फिर सोचते हैं हम ठीक हो गए, छोड़ दिया। पूरा कोर्स नहीं किया कि खानी चाहिए 15-18 दिन दवा, 17-18 दिन का होता है एक आइडियल कोर्स जो होता है, वो नहीं किया। तो अब क्या होगा, वो टाइफाइड के बैक्टीरिया जो है वो बॉडी में ही बने रह जाएंगे। और जैसे ही दोबारा थोड़ी सी इम्यूनिटी वीक होगी आपकी, या वो बढ़ेंगे समय के साथ, तो दोबारा से फिर रोग हो जाता है। तो उसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि प्रारंभ से ही अल्प दोष है, यह व्यक्ति ज्वर मुक्त हुआ था और कुछ अवशिष्ट दोष रह गए हैं। ठीक है। अब मिथ्या आहार विहार की वजह से वो विषम ज्वर को उत्पन्न कर देता है, कि थोड़ा सा आपने लापरवाही की और ज्वर हो गया। क्लियर। तो ये सुश्रुत की बात है। वाग्भट वो लिख रहे हैं विषम ज्वर के लिए, विषमो आरंभ क्रियाकाल। कि विषम ज्वर क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसके आरंभ होने का जो टाइम है ना, वो कोई फिक्स नहीं है। ये वात के साथ एक फैक्टर है, इसको यही समझ लो तो बेहतर रहोगे, कि वात के साथ जहां जहां आप आगे भी पढ़ोगे चीजें, तो वो सर्टेनिटी नहीं होती कि ऐसा ही होगा। ठीक है। वात अपने कैरेक्टर्स को बहुत तेजी से बदलता है। खासकर गुल्म वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि वात की वजह से होने वाली जो वेदना है, और जो वात का गुल्म है उसका जो स्थान है, वो दोनों बदलते रहते हैं। वेदना और स्थान बदलते रहते हैं। सवाल पूछा था किसके लिए कहा गया, तो वातिक गुल्म के लिए। ऐसे यहाँ पे भी है कि विषम ज्वर, उनका क्या है, विषम आरंभ क्रियाकाल, तो उसका भी ऐसा ही है वात के जैसे, कि इसका आरंभ कब होगा, क्रियाकाल कैसा होगा, सब अनश्योर्ड है। आगे देखो। चरक वाग्भट चतुर्थक ज्वर का विपर्य दिया। तो विपर्य मतलब कि एक फीवर, हम मैंने आपको बताया कि चतुर्थक ज्वर क्या है, कि एक दिन हुआ, 2 दिन का गैप हुआ, फिर हुआ फोर्थ डे। ठीक है। तो इसका जस्ट अपोजिट। तो अपोजिट मतलब क्या हुआ, कि 2 दिन फीवर हुआ, समझ गए, फिर एक दिन हुआ, फिर एक दिन नहीं हुआ, मतलब फिर 2 दिन हुआ, उस तरह वाली बात। तो जस्ट अपोजिट हो गया, तो उसको बोलते हैं विपर्य। तो चरक वाग्भट ने चतुर्थक के विपर्य दिए हैं। सुश्रुत ने अन्यधुष्क तृतीयक चतुर्थक इन तीनों के विपर्य दिए। तो वाग्भट ने, माफ करें, चरक और वाग्भट ने सिर्फ चतुर्थक का, और सुश्रुत ने अन्यधुष्क तृतीयक चतुर्थक तीनों का विपर्य दिया है। अब देख लो, अन्यधुष्क में, तृतीयक में और चतुर्थक ज्वर में दोष कहां पर होते हैं। तो अन्यधुष्क में कह रहे हैं आमाशय और हृदय में दोष होते हैं। तृतीयक ज्वर में आमाशय, हृदय और कंठ में, आमाशय, हृदय और कंठ। और चतुर्थक में आमाशय, हृदय, कंठ और सिर, आमाशय, हृदय, कंठ और सिर। देखो याद रखना, अन्य दोष में सिर्फ आमाशय के साथ हृदय के अंदर है दोष, तृतीयक के अंदर आमाशय हृदय के साथ कंठ भी जुड़ जाएगा, और चतुर्थक में आमाशय हृदय कंठ के साथ सिर भी जुड़ जाएगा। ये विपर्य मत लिखो वर्ड आगे। ये अन्य दोष तृतीयक चतुर्थक की बात है, कि इनमें दोषों का स्थान कहाँ होता है। ठीक है। तो आमाशय हृदय के अंदर अन्य दोष में, तृतीयक में आमाशय हृदय कंठ के अंदर, चतुर्थक में आमाशय हृदय कंठ और सिर के अंदर। आगे देखिए। भाव प्रकाश ने सतत ज्वर का भी विपर्य दिया। तो भाव प्रकाश, उन्होंने सतत ज्वर का भी विपर्य बता दिया। सतत। चरक
संतत ज्वर के 12 आश्रय बताए। संतत ज्वर 12 आश्रय हैं उसके। क्या क्या आश्रय हैं 12? 3 दोष, सातों धातुएं और मलमूत्र। 3 दोष यानी वात पित्त कफ, 7 धातुएं रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र आपकी धातुएं होती हैं, और मल मूत्र, इन दो को, मलों में 3 मल कंसिडर करते हैं हम लोग, मल मूत्र और स्वेद, तो उनमें से मल और मूत्र हैं। तो 3 दोष, 7 धातुएं और 2 हो गए मल और मूत्र। तो ये संतत ज्वर के 12 आश्रय। इसको सर्वदेह अनूप कह रहे हैं। दोष स्तब्ध होते हैं। यह ज्वर 7, 10 या 12 दिन में स्वयं शांत हो जाता है या रोगी को मार डालता है। ठीक है। निष्प्रत्यनिक होने से सुदूसह है, यानी चिकित्सा करनी बड़ी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि निष्प्रत्यनिक होता है। निष्प्रत्यनिक का मतलब कि दोष, दुष्य, काल और प्रकृति वो सेम होते हैं, तुल्य होते हैं। दोष, दुष्य, काल, प्रकृति तुल्य होते हैं। चिकित्सा क्या करते हैं? कह रहे हैं चिकित्सा प्राय अपतर्पण चिकित्सा की जाती है। ये सभी ज्वर की एक सामान्य चिकित्सा है। कुछ लोगों ने विमान स्थान पढ़ लिया है, वो जानते होंगे कि ज्वर की एकल औषधि क्या है। तो क्या है? लंगन। 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 ठीक है, अगला ही पॉइंट लिखा हुआ है। तो लंघन का मतलब वही अपतर्पण कराने से। ठीक है। सर हाँ बेटा। सर जो ये है, जो ये 7, 10 या 12 दिन में शांत हो जाता है, सर ये सारे ज्वरों के लिए या कुछ अ, संतत के लिए? ये संतत ज्वर के लिए है। संतत ज्वर में भी ओनली हम, सर? हाँ ओनली संतत के लिए है, लेकिन इसको भी आप ज्यादा ठीक से पढ़ोगे ना तो यहाँ से सवाल नहीं आता। ये 7, 10, 12 वाला, ये सवाल जो बनता है ऐसे बनता है कि वातिक ज्वर 7 दिन में, पैत्तिक वाला 10 दिन में और कफज वाला 12 दिन में। तो रियल में इस तरह मिलता है ना। लेकिन संतत ज्वर के रेफरेंस में ऐसा लिखा हुआ है, तो बस पढ़ लेते हैं साथ में। जरूरी बात क्या है कि संतत ज्वर के 12 आश्रय हैं। एक बात तो ये याद रखनी है जिसपे सवाल बनता है यहाँ से। दूसरा कि ये निष्प्रत्यनिक क्यों होता है? क्योंकि दोष, दुष्य, काल, प्रकृति सब इसके तुल्य हैं। जब एक जैसे फैक्टर मिल जाएंगे किसी डिजीज के तो उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। दोष, दुष्य, काल, प्रकृति सब मिल गए तो एक जैसी चीजें हो गई, सारी मिल गई। कहते हैं ना, एक तो था कड़वा ऊपर से कड़वे नीम पे चढ़ गया, वो कहानी सुनी होगी आपने। तो वो यही है कि मतलब वही चीज ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर मुश्किल है ठीक करना। तो दूसरा है। और चिकित्सा क्या होती है इसकी? प्राय अपतर्पण चिकित्सा होती है। आगे देखिए ज्वर की एकल चिकित्सा, तो लंघन चिकित्सा है। और यही देख पा रहे हो सुश्रुत ने कुष्ठ के पूर्व रूप में अपतर्पण कराने की बात की है। कुष्ठ जो रोग है, लेप्रोसी, उसके पूर्व रूप में उन्होंने अपतर्पण कराने की बात कही है सुश्रुत ने। नेक्स्ट देखोगे तृतीयक ज्वर, तो 3 प्रकार का होता है। अभी पढ़कर आया। ये नहीं देखा आपने अभी। शिरोग्राही, पृष्ठग्राही और त्रिग्राही, इनमें दोष लिखे हुए हैं क्रमशः। वात पित्त, वात कफ और पित्त कफ। याद कैसे रखोगे? हम याद रखते हैं तृतीयक ज्वर तो शपथ, शपथ लेते हैं ना किसी की कसम, तो उस तरह याद कर लो। शपथ, शपथ यानी सिर, पृष्ठ और त्रिक। दोष क्रमशः वात पित्त, वात कफ और पित्त कफ। हम जब भी कोई क्रम याद करेंगे ना और दोषों को उसके साथ याद करेंगे तो हमारा पैटर्न यही होगा। पहले वात पित्त का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, फिर वात के साथ कफ का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और लास्ट में पित्त और कफ का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक, तो आप भूलोगे नहीं क्योंकि ये क्रम तो हमारा हर जगह सेम ही, हम इसी तरीके से याद करेंगे जनरली। तो वात पित्त, वात कफ, पित्त कफ, शपथ एक वर्ड याद किया, शिरोग्राही, प्रश्नग्राही और त्रिग्राही। नेक्स्ट है चतुर्थक ज्वर। चतुर्थक ज्वर के 2 भेद, वात प्रधान और कफ प्रधान। वात प्रधान में सिर में पीड़ा होती है और कफ प्रधान में जंघा में पीड़ा होती है। तो वात प्रधान सिर में पीड़ा, कफ प्रधान जंघा में पीड़ा। इजी करना चाहो याद करने के लिए, देखो सीधी सी बात है, कफ भारी होता है तो निचले हिस्से में होगा शरीर के, है ना। तो उस तरह सोच के देखो तो जंघा। ठीक है। वात हल्का है तो ऊपर की तरफ, तो सिर में पीड़ा, उस तरह याद कर सकते हो। और यहीं एक और जरूरी बात लिखी है, वो बहुत जरूरी बात है कि आयुर्वेद में जब जंघा कहा जाए आपको, तो जंघा से आपको क्या समझना है? लेग समझना है। और जब मॉडर्न में लेग कहा जाए ना, तो लेग का मतलब क्या समझना है? जंघा समझना है। मतलब समझे क्या? अभी भी नहीं समझे होगे, मैं फिर समझा देता हूँ। देखो, जो लेग होता है ना, वो लेग क्या होता है हमारे यहाँ, अगर हम मॉडर्न की बात करें तो नी से लेके एंकल तक का जो हिस्सा होता है ना, इसको बोलते हैं लेग। याद रखना, ये है लेग हमारा, पूरा पैर नहीं है। लेग सिर्फ कितना है? नी से लेके एंकल तक का हिस्सा, उसको बोला जाता है लेग। और आयुर्वेद में इसी को जंघा कहा जाता है। जनरली साधारण बोलचाल की भाषा में हम नी से ऊपरी हिस्से को जंघा बोलते हैं, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। नी से निचला वाला हिस्सा जंघा है, वही लेग है। क्लियर? आगे देखिए, मधुकोश, ये एक कमेंट्री है। किसके ऊपर लिखी हुई है? माधव निदान के ऊपर। किसने लिखी है पूछा जाता है, तो श्री विजय रक्षित,
और श्री कंठदत्त, ये दोनों गुरु चेला हैं। विजयरक्षित जो है गुरु हैं और कंठदत्त जो इनके चेले हैं, मतलब स्टूडेंट हैं इनके। तो विजयरक्षित और कंठदत्त तो याद रखोगे। यहीं पर लिखा है कि चतुर्थक ज्वर और गलगंड का पैतृक भेद नहीं होता। बहुत बहुत जरूरी बात है। चतुर्थक ज्वर जो है उसका पैतृक भेद नहीं होता। चतुर्थक ज्वर कभी भी पित्तज नहीं होता, कहने का मतलब है। ठीक है, यहाँ भी आप देख पा रहे हो चतुर्थक ज्वर के जो आपको मैंने भेद पढ़ाए हैं अभी, ये वाले। तो इनमें भी वात प्रधान और कफ प्रधान, पित्त वाली कोई बात नहीं की हमने। क्लियर। इसी तरह कह रहे हैं गलगंड जो है उसका भी पैतृक भेद नहीं होता। साधारण भाषा में गलगंड को भी आप मान लो हाइपोथायरॉइडिज्म समझ लो आप, कि उसमें थायराइड ग्लैंड जो है उसका साइज बढ़ गया, तो उस तरह वाली बात समझ सकते हो गलगंड। ठीक है, तो उसका भी पैतृक भेद नहीं होता। क्लियर। यही लिखा है कि जेट जेट नागभृत तंत्र भेल हारित, इन लोगों ने पैतृक भेद माना है। आपको नहीं याद करना ये बात, मत करो याद, कोई मतलब नहीं है इसका। आगे चलिए, क्योंकि सवाल यही पूछेगा कि इनमें से किसका पैतृक भेद नहीं होता। तो चतुर्थक ज्वर और गलगंड आपको याद रखना है। आचार्य भाव प्रकाश, उन्होंने रात्रि में होने वाले ज्वर को विषम ज्वर कहा है। रात्रि में होने वाले ज्वर को विषम ज्वर कहा किसने? भाव प्रकाश ने। नेक्स्ट है ज्वर की साध्य साध्यता। तो सिंपल सी बात याद रखेंगे, ज्वर जब अस्थि मज्जा धातुगत हो जाएगा तब वो कृत साध्य हो जाता है। उसके पहले साध्य है और उसके बाद असाध्य है। तो ज्वर की साध्य साध्यता, तो मेद धातुगत जो है वो साध्य है, अस्थि मज्जा में चला जाएगा तो कृत साध्य। इसमें कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है ना? मुस्कान ठीक लिखा है ना? सर सही लिखा है। ठीक है। एक दो लोग एक्सप्रेशन चेंज कर रहे थे तो मुझे लगा गलत तो नहीं है कुछ। तो रस नहीं रक्त, सर सही है। ठीक है। तो रस रक्त हाँ बेटा बोलो। हाँ सर, अभी जो पुष्ट वाला पड़ा है शिक्षक के हिसाब से अवतर्पण, तो सर वो अवतर्पण नहीं है, वो संशोधन है। उभय संशोधन है ना? अवतर्पण तो यस सर, उभय संशोधन है, हाँ तो वो बेटा, अवतर्पण नहीं है। हाँ बेटा वो लेकिन ना उभय संशोधन जो है, वो संशोधन चिकित्सा अवतर्पण में ही आती है। उस पर सवाल है एक्चुअली आपकी गाइड्स के अंदर, ठीक है वो भी, लेकिन ब्रैकेट में लिख लो, अवतर्पण के ब्रैकेट में लिख लो उभय संशोधन। देखो संशोधन चिकित्सा जो होती है अवतर्पण चिकित्सा होती है। एक बात सीधा क्लियर कर लो कि मैं आपको जब पंचकर्म की बात करूंगा ना तो वहां भी सवाल करूंगा कि पंचकर्म में सिर्फ एक प्रोसीजर ऐसा है जो अवतर्पण नहीं है, बाकी सब अवतर्पण करने वाले हैं। वो कौन सा है? अनुवासन बस्ती। अनुवासन बस्ती। ठीक है, बाकी वमन की बात करें, विरेचन की बात करें, निरू की बात करें, या शिरोविरेचन की बात कर लें, चाहे रक्तमोक्षण की आप बात कर लो, वो सब के सब कैसे होते हैं? तर्पण वाले उपक्रम है जो हमें शरीर को कम करने का काम करते हैं, धातुएं कम करने का काम करते हैं, एक्सेप्ट अनुवासन बस्ती। क्लियर। तो जो कुछ में मुस्कान कह रही है वो ठीक कह रही है। एग्जैक्ट शब्द जो वहां पे आया है, शब्द ये लिखा हुआ है उभय संशोधन, तो चाहो तो वो लिख सकते हो उसके ब्रैकेट में, उभय संशोधन कराने की बात आई, यानी वमन और विरेचन दोनों चीजें कराने की, कुष्ठ के पूर्व रूप में जो ऊपर पॉइंट लिखा हुआ था, तो वहां ऐसा लिख सकते हो ब्रैकेट में उभय संशोधन, होता तर्पण है वो। चलो यहाँ जाओ वापस। तो ज्वर की साध्य साध्यता, तो रस रक्त मांस मेदगत तो साध्य है, अस्थि मज्जागत कृत साध्य है, और शुक्र धातुगत है तो असाध्य है। शुक्रगत असाध्य है, स्पेशली तो यही याद रखना, शुक्रगत असाध्य है। अस्थि मज्जागत कृत साध्य है, ये भी बहुत जरूरी है, इसके पहले साध्य हो गए, सीधी सी बात है। आगे देखिए, कुष्ठ की साध्य साध्यता भी लिखी हुई है, ये और भी ज्यादा जरूरी है और आसान भी है। तो इसमें याद रखते हैं हम कि मेद धातुगत याप्य है, उसके पहले साध्य और बाद में असाध्य है। मेद धातु अगर वहां तक कुछ पहुंचा तो याप्य हो जाता है, उसके पहले साध्य है, उसके बाद असाध्य है। क्लियर। आगे देखेंगे धातुगत ज्वर की चिकित्सा, कि ज्वर किस धातु में पहुंच चुका, उसके हिसाब से आपको क्या चिकित्सा करनी चाहिए। तो कह रहे हैं रसगत है तो वमन कराओ, उपवास कराओ। रस धातुगत ज्वर है तो वमन और उपवास। रक्तगत है तो सेक प्रदेह संशमन, ये चिकित्साएं करानी है। और मांस मेद धातुगत है, व्रेचन और उपवास। अस्थि मज्जा धातुगत है तो निरू बस्तियां और अनुवासन बस्तियां, तो कहने का मतलब बस्तियां देनी है। अस्थि मज्जा धातुगत है तो मांस मेद में व्रेचन और उपवास कराना है, जबकि रसगत में वमन और उपवास कराना है। तो वमन है रस के अंदर,
मांस मेद में विरेचन है उपवास के साथ, और रक्त धातु में कह रहे हैं सेक, प्रदेह और संचमन। आगे देख लोगे, कह रहे हैं बस्ती हमेशा ऑल्टरनेट देनी है। ऑल्टरनेट का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं करोगे आप लगातार अनुवासन बस्ती दोगे या लगातार आस्थापन बस्ती दोगे। देखो, अनुवासन बस्ती के अंदर स्नेह का प्रयोग करते हैं तो वो कफ को बढ़ाने वाली होती है। आस्थापन बस्ती का मेन जो काम है वो है शरीर की शुद्धि करना। ठीक है, तो जब शुद्धि होती है तो वात बढ़ता है। ठीक, तो अगर आप लगातार ये कफ को बढ़ाने वाली बस्तियां दोगे तो क्या होगा, उत्क्लेश हो जाएगा, यानी कफ बढ़ेगा, वमन होने लगेगा, व्यक्ति का कुछ मन नहीं करेगा खाने का, हमेशा ऐसा सलाइवेशन होना, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब लगा रहेगा। और लगातार आस्थापन बस्तियां दोगे तो वायु बढ़ जाएगी शरीर के अंदर, फिर पेन होने लगेगा बिना मतलब, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है रहने लगे व्यक्ति को। क्लियर? तो कैसे देते हैं, ऑल्टरनेट देते हैं कि अनुवासन दी, फिर आस्थापन दी, फिर अनुवासन, फिर आस्थापन। ये जनरल बात है। ठीक है, सब जगह सेम सिद्धांत नहीं लगेगा। आगे हम पंचकर्म पढ़ेंगे तो वहां सब कुछ क्लियर कट चीजें आएंगी, क्या क्या कैसे कैसे करना है। नेक्स्ट यहीं पे लिखा हुआ है कि बस्ती जब शुरुआत करते हैं तो अनुवासन बस्ती के साथ शुरुआत की जाती है। ठीक है, और जब एंड करते हैं तो भी अनुवासन बस्ती दी जाती है। बस्ती की शुरुआत अनुवासन से और एंड अनुवासन से। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है जो वाइवा में पूछा जाता है और एग्जाम में भी आ चुका है कि कोस्ट में वायु दोष बढ़ी हुई है और किसी को बस्तियां देनी है तो पहले कौन सी बस्ती देंगे। तो बेटा पहले अनुवासन बस्ती देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि आजकल आप सभी को देखते हो, आजकल क्या, कोई भी बीमार है अगर, तो जनरली शरीर में वात तो बढ़ा ही होता है। अगर कोई बीमार है तो भले ही कफ के साथ बढ़ा होगा, तो वात बढ़ा होता है। क्लियर है? तो उस वात को अगर नहीं जीतोगे ना, तो फिर निरूबस्ती भी अच्छा काम नहीं करेगी, वो रुक जाएगी शरीर के अंदर ही। उसको रुकना नहीं चाहिए, उसको निकल जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि कोष्ठ को पहले मृदु कर लेते हैं। कैसे मृदु करते हैं? अनुवासन बस्तियां देके। तो पहले अनुवासन बस्ती देते हैं, और उसके बाद जब आपने बहुत सारी बस्तियां दे दी, आपने मान लो निरू बस्तियां दे दी बहुत सारी, ठीक है, आपको वही देनी थी मेनली, आप दे चुके हो। तो अगर आप निरू बस्ती देने के बाद लास्ट में फिर से अनुवासन बस्ती नहीं दोगे, तो जो बढ़ा हुआ वात था ना, तो वो पीड़ा पहुंचाएगा पेशेंट को। तो हमेशा जब भी आप कोई संशोधन कराते हो या निरू बस्तियां इस्तेमाल करते हो तो लास्ट में एक बार फिर स्नेह का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो ये सवाल पूछा भी जाता है कि लिख लो, चलो एक पॉइंट लिख लो यहाँ। लिखो, वमन विरेचन आदि कर्मों के, वमन विरेचन आदि कर्मों के बीच बीच में स्नेहन स्वेदन, वमन विरेचन आदि कर्मों के बीच बीच में स्नेहन स्वेदन, और अंत में, और अंत में स्नेहन कराया जाता है। तो जब आप वमन विरेचन भी करा रहे होते हो ना, कि आपने वमन करा दिया, अब विरेचन कराने वाले हो, तो उसके पहले भी हम लोग स्नेहन स्वेदन दोबारा से कराएंगे। और जब सारे प्रोसीजर आपके हो जाते हैं तो लास्ट में आके वहां भी स्नेह का प्रयोग कराया जाता है, जिससे कि वात बढ़ के कोई नुकसान ना पहुंचाए व्यक्ति को। क्लियर है? तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है कि लास्ट में अनुवासन देना है और शुरुआत अनुवासन से करनी है कि मल रुके ना। क्लियर है? कोई डाउट किसी को जो बोला मैंने इसमें, लिखने से रह गए हो? नहीं, आगे देखेंगे। कह रहे हैं विषम ज्वर में चरक ने विष्णु सहस्र नाम पाठ ये करने की बात कही है। आचार्य हारित ने रुद्र और हनुमत पूजन की बात की है। आचार्य भेल ने वृषभ ध्वज पूजन की बात की है। इसका भी कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लो, पहला चैप्टर में टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा, इसमें समय लगेगा, तो समझ लोगे। देखो, रोग जो होते हैं ना, तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं दोषज, एक होते हैं कर्मज, और एक होते हैं दोष कर्मज। दोषज वो होते हैं कि आपके शरीर में कोई दोष है, वात पित्त या कफ, उसने बढ़ के रोग कर दिया। एक होता है कर्मज। तो आपने अक्सर सुना होगा कि पुराने टाइम में सुनते थे कि श्राप दे दिया, है ना, कि बुरा काम किया तो श्राप दे दिया, बीमारी हो गई, कुछ हो गया, है ना। भगवान भी नहीं बचते थे कि भगवान को भी श्राप मिले हुए हैं, सभी की कहानी पढ़ोगे आप। ठीक है, तो वो होते थे कर्मज रोग, कि कोई कर्म आपने ऐसा किया, खराब काम किया, तो उसकी सजा मिलेगी, तो वो रोग के रूप में मिल रही है, तो वो होते हैं कर्मज रोग। और तीसरे होते हैं बेटा दोष कर्मज, जिनमें दोष भी लगा होगा और साथ में कोई कर्म भी ऐसा करके आए हो कि उसने भी काम किया। ठीक है, तो दोषज रोगों की चिकित्सा बड़ी आसान होती है। हम लोग जो मेडिसिन यूज करते हैं वो दोषज रोगों के लिए करते हैं, कि कोई दोष बढ़ा है, उसके अगेंस्ट हमने कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर ली। फिर होते हैं कर्मज रोग, क्योंकि कर्म करने से हुए हैं। तो एक सवाल आता है कि कर्मज रोगों की चिकित्सा क्या होती है? तो कर्मज रोगों की चिकित्सा है
अन्य अन्य कर्मों से पूर्व कर्मों का क्षय। मतलब क्या है कि आपने ऐसे कर्म कर दिए, अन्य ऐसे कर्म कर दिए कि पूर्व में जो कर्म करके आए थे ना उनका क्षय हो गया। तो इसमें क्या है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि गलती हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, तो लोग क्या करते हैं कंपनसेशन दे देते हैं, भाई फैमिली का ख्याल रख लेते हैं, है ना। तो ये आप क्या करते हो, आप कोशिश करते हो कि जो गलती हो गई उस गलती को चलो कैसे मैं ठीक कर लूं। ठीक है, यानी कि अच्छे काम करना। कुल मिला के बात यह है कि बुरे काम करने से रोग हुआ तो अच्छे काम कर दिए। तो इसको बोलते हैं अन्यान्य। इसका मतलब है अन्य अन्य, ऐसा एक वर्ड मिलता है लिखा हुआ, अन्यान्य कर्मों से पूर्व कर्मों का क्षय। ठीक। दूसरी क्या चिकित्सा की जाती है, क्योंकि ऐसे ही टाइम में ज्यादातर हम कि ईश्वर को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो यही काम किया जा रहा है। यहाँ पे देखोगे विष्णु सहस्रनाम पाठ, कि विष्णु भगवान की पूजा की जा रही है। मान लो हारित ने कहा रुद्र और हनुमान जी की पूजा करनी है, शंकर भगवान हनुमान जी की पूजा करनी है। भेल कह रहे हैं वृषभ ध्वज पूजन करना है। ठीक है। तो अब आपने देखा ज्वर, आपको क्या लगता है कैसा रोग है, दोषज रोग है या कर्मज रोग है? अब बताओ मुझे, ये ज्वर के रेफरेंस में बात चल रही है, दोषज है या कर्मज है? दोनों। दोनों है। दोनों। चलो वो तो आप ये देख के कह रहे हो लिखा हुआ है, लेकिन रियलिटी ये है कि ज्वर को हम कैसा मानते हैं, दोषज रोग मानते हैं। बात समझ में आ रही है, दोषज रोग है। लेकिन ये फिर उस उदाहरण में आता है, आपसे पूछा जाएगा किसी ऐसे रोग का उदाहरण बताओ जो दोषज रोग हो लेकिन फिर भी उसके अंदर कर्मज रोगों वाली चिकित्सा की जा रही हो। तो ये वो रोग है ज्वर। ये दोषज रोग है ओरिजिनली, लेकिन चिकित्सा देखो कर्मज रोग वाली भी करते हैं इसके अंदर। यानी विष्णु सहस्रनाम पाठ आया, रुद्र हनुमत पूजन आया, वृष ध्वज पूजन आया। मेरी बात समझ में आ गई ना, क्या कहा मैंने? क्लियर है? ठीक है, आगे देखिए। तो लिखा है कि ज्वर के अंदर देव व्यापाश्रय चिकित्सा कर रहे हैं, जबकि वो कर्मज रोगों की चिकित्सा होती है। तो इसको देव व्यापाश्रय चिकित्सा कहते हैं, देवताओं को ध्यान में रख के जो चिकित्सा की जाती है ना, कि पूजा पाठ करना है ये सब। तो देव व्यापाश्रय चिकित्सा कर रहे हैं, कर्मज रोगों की चिकित्सा होती है ओरिजिनली, वो वाली चिकित्सा यहाँ की जा रही है। आगे देखिए। आचार्य हारित, उन्होंने वर्ण के अनुसार 4 प्रकार के ज्वर का उल्लेख किया। तो जो 4 वर्ण है हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उन्हीं के हिसाब से हारित ने 4 प्रकार के ज्वर का उल्लेख किया। बहुत बहुत जरूरी क्वेश्चन है ना, कई लोग पूछ लेते हैं इसको, याद रखना। हारित। आचार्य भेल ने ज्वर की चिकित्सा में एकादश यानी 11 उपक्रम बताए हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस नंबर याद रखना कि किसने 11 उपक्रम बताए ज्वर चिकित्सा में, तो भेल ने बताया। सन्निपातिक ज्वर 13 है, उनमें से 13 में से 12 जो होते हैं ज्वर वो विषम सन्निपात से होते हैं, एक सम सन्निपात से होता है। मतलब क्या है विषम सन्निपात, सम सन्निपात? विषम सन्निपात का मतलब कि मान लो कोई 3 दोष से रोग हुआ, तो कोई बढ़ रहा है, कोई घट रहा है ना। तो तीनों का मतलब कोई ऐसा नहीं है सेम प्रोपोर्शन हो कि उसमें बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। सम सन्निपात होता है कि तीनों एक साथ कुपित है ना, उस तरह वाली बात। तो सम सन्निपात से एक होता है, बाकी 12 जो है वो विषम सन्निपात से होने वाले हैं, सन्निपातिक ज्वर। ठीक है, 3 मिनट है मेरे पास, तो मैं कुछ सवाल कर लेता हूं।